बीबीसी दुनिया में आज देखिए, यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका का बड़ा फैसला। रूस के खिलाफ जंग में यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका ने अपनी नीति में किया अहम बदलाव। अब अमेरिका से मिली लॉन्ग रेंज मिसाइल से रूस में हमले कर सकेगा यूक्रेन। स्वागत है आपका बीबीसी दुनिया में। मैं हूं सारिका सिंह। जानेंगे अमेरिकी मिसाइलों से क्या जंग में अपना पलड़ा भारी कर पाएगा यूक्रेन। लेकिन पहले हेडलाइंस। फलस्तीनी स्वास्थ्य अधिकारियों ने कहा, सोमवार को गजा में हुए इस्राएली हमलों में कम से कम 20 लोगों की मौत। इस्राएल की ओर से सुरक्षित घोषित किए गए इलाकों में हुई बमबारी में मरने वालों में कई बच्चे भी शामिल। ब्राजील के रियो डी जेनेरो में G20 ग्रुप की बैठक के लिए जुटे दुनिया के 20 सबसे ताकतवर देशों के नेता। इस बार गरीबी मिटाने और पर्यावरण को बचाने के लिए आर्थिक इंतजाम करने पर होगी चर्चा। और उत्तर भारत के कई इलाकों के साथ साथ जहरीली हवा से जूझ रहे हैं पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी कई हिस्से। दिखाएंगे लाहौर से खास रिपोर्ट, कैसे अंतरिक्ष से भी नजर आ रही है जहरीली स्मॉग की चादर। और अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन का कार्यकाल चंद हफ्तों में पूरा हो जाएगा। जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप राष्ट्रपति बनेंगे। ट्रंप कहते रहे हैं कि वो सबसे पहले रूस और यूक्रेन जंग को खत्म कराएंगे। ये चर्चा हो ही रही थी कि ट्रंप ये कैसे करेंगे, लेकिन उससे पहले ही बाइडेन ने विदेश नीति में बड़ा बदलाव कर यूक्रेन को अमेरिकी मिसाइलों से रूस के अंदरूनी इलाकों पर हमला करने की इजाजत दे दी। जानेंगे कवर स्टोरी में इस फैसले का असर क्या होगा। रूस और यूक्रेन के बीच फरवरी 2022 से जंग जारी है। अमेरिका और उसके सहयोगी पश्चिमी देश तभी ये यूक्रेन को हथियार दे रहे हैं, मगर शर्त यह है कि वो इन हथियारों का इस्तेमाल अपने बचाव में कर सकता है। मगर अब अमेरिका ने इस नियम को बदल दिया है। अमेरिकी मिसाइलों से रूस के अंदर हमले करने की इजाजत मिलने के बाद यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की ने कहा है कि ये मिसाइलें अब खुद बोलेंगी। ज़ेलेंस्की लंबे वक्त से इसकी इजाजत मांग रहे थे, मगर अमेरिका तैयार नहीं था। मगर उत्तर कोरियाई सैनिकों के रूस पहुंचने के बाद अमेरिका का रुख बदला। अब यूक्रेन रूस के कुर्स्क प्रांत में तैनात अपनी सेना की रक्षा के लिए अमेरिका के इस मिसाइल सिस्टम का इस्तेमाल कर सकेगा, जिसे अटैकम्स कहा जाता है। अमेरिका के इस फैसले पर रूस ने कहा है कि लंबी दूरी तक मार करने वाले हथियारों के इस्तेमाल से तनाव बढ़ेगा, साथ ही जंग में अमेरिका की भागीदारी भी बढ़ेगी। रूसी सरकार के एक प्रवक्ता ने कहा कि बाइडेन प्रशासन माहौल को और बिगाड़ रहा है। अमेरिका ने यूक्रेन को रूस के अंदर जिन मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत दी है, उनमें क्या खास है और क्या इनके इस्तेमाल से जंग की तस्वीर बदल सकती है। समझने के लिए देखिए बीबीसी संवाददाता डेविस विलिस की रिपोर्ट। हाल के महीनों में रूस के सबसे बड़े मिसाइल हमले के बाद यूक्रेन में कुछ ऐसे हालात हैं। रूसी सीमा के पास सुमी शहर में हुए मिसाइल हमले में 10 लोगों की मौत हो गई और कई घायल हो गए। G20 सम्मेलन के लिए जैसे ही अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन रियो डी जनेरियो पहुंचे, वैसे ही ये खबरें आने लगी कि यूक्रेन की मदद के लिए अमेरिका कुछ नए कदम उठा रहा है। जल्द कार्यकाल पूरा करने जा रहे बाइडेन ने अमेरिका में बनी लंबी दूरी तक मार करने वाली मिसाइलों से रूस के अंदर हमले करने की इजाजत दे दी है। यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोदिमीर ज़ेलेंस्की कई महीनों से इसकी इजाजत मांग रहे थे। ऐसे में ये एक अहम मोड़ साबित हो सकता है। Сьогодні багато в медіа говорять про те, що ми отримали дозвіл на відповідні дії. Але удари завдають не словами. Такі речі не анонсують. Ракети самі за себе. बाइडेन का ये फैसला बीते महीने 10,000 उत्तर कोरियाई सैनिकों के रूस पहुंचने के बाद लिया गया है, जो कुर्स्क में यूक्रेन के कब्जे से रूसी जमीन छुड़ाने में मदद करने आए हैं। अटैकम्स नाम की अमेरिकी मिसाइलें 300 किलोमीटर तक मार कर सकती हैं और बहुत तेज स्पीड होने के कारण इन्हें बीच में मार गिराना काफी मुश्किल है। बाइडेन बचे हुए कार्यकाल में यूक्रेन की हर संभव मदद करना चाहते हैं। अब तक वो यूक्रेन को इन मिसाइलों के इस्तेमाल की इजाजत देने से इसलिए बच रहे थे ताकि रूस और नाराज न हो जाए। यूक्रेन पूर्वी हिस्से में रूस की जमीन पर कब्जा बरकरार रखना चाहेगा ताकि भविष्य में शांति समझौते की मेज पर वो मजबूती के साथ बैठ पाए। अमेरिका की पहल के बाद ब्रिटेन और फ्रांस भी यूक्रेन को अपनी ओर से दी गई मिसाइलों को रूस में इस्तेमाल करने की इजाजत दे सकते हैं।
और अब बात आज से शुरू हुए G20 समिट की। दुनिया के 19 सबसे बड़ी अर्थव्यवस्थाओं वाले देश के साथ साथ अफ्रीका और यूरोपीय संघ के नेता ब्राजील के रियो डी जेनेरो में G20 शिखर सम्मेलन में हिस्सा लेने के लिए इकट्ठा हुए हैं। जो बाइडेन का अमेरिकी राष्ट्रपति के तौर पर यह आखिरी G20 समिट है। चीन के राष्ट्रपति शी जिनपिंग, भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और ब्रिटेन के प्रधानमंत्री कीयर स्टार्मर भी इस सम्मेलन में शिरकत कर रहे हैं। ये तमाम नेता इस बात पर चर्चा करेंगे कि दुनिया भर में फैली गरीबी से कैसे निपटा जाए और जलवायु परिवर्तन से निपटने के लिए कैसे और रकम जुटाई जाए। साथ ही मध्य पूर्व और यूक्रेन में चल रही जंग भी चर्चा में रहेगी। और अमेरिका में डोनाल्ड ट्रंप की सत्ता में वापसी का भी इस सम्मेलन पर असर देखा जा सकता है। बीबीसी संवाददाता जेम्स लैंडेल इस पर और जानकारी दे रहे हैं। लोग इस बात पर मंथन कर रहे हैं कि ट्रंप आगे क्या कर सकते हैं। क्या वो अमेरिका में आने वाली चीजों पर और टैक्स लगाकर इंटरनेशनल ट्रेड वॉर भड़काने की कोशिश करेंगे? क्या वो इसराइल को ईरान और उसके सहयोगियों के खिलाफ जंग छेड़ने की खुली छूट दे देंगे? क्या वो रूस और यूक्रेन में चल रही जंग को खत्म कराने की कोशिश करेंगे जिससे कि रूस को फायदा हो? बहुत कुछ इस बात पर निर्भर करेगा कि यहाँ आए दुनिया भर के नेता किस तरह की प्रतिक्रिया देते हैं। क्या वो जनवरी में होने वाले बदलावों पर समय निकालकर चर्चा करेंगे या फिर वो इस बारे में कुछ करेंगे ही नहीं? संयुक्त राष्ट्र के महासचिव एंटोनियो गुटेरेश के मुताबिक हम ऐसे समय में जी रहे हैं जो उथल पुथल भरा है। इसलिए वो G7 देशों के नेताओं से नेतृत्व करने का आह्वान कर रहे हैं। और G20 सम्मेलन में पर्यावरण पर भी बात होनी है। इस बीच भारत की राजधानी दिल्ली और आसपास के इलाकों की हवा में प्रदूषण का स्तर काफी बढ़ गया है। यही नहीं, भारत के पड़ोसी देश पाकिस्तान में भी बढ़ते प्रदूषण की वजह से हालात गंभीर बने हुए हैं। बीते दिनों पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर लाहौर में स्मॉग यानी कोहरे और जहरीले धुएं के मेल की इतनी मोटी चादर बिछ गई जो अंतरिक्ष से भी नजर आने लगी। प्रदूषण घटाने के लिए यहाँ लॉकडाउन तक लगाने की योजना बनाई जा रही है। इस हालात का असर शहर में रहने वाले लोगों की जिंदगी पर कैसे पड़ रहा है, देखिए बीबीसी संवाददाता कैरोलिन डेविस की रिपोर्ट। लाहौर को सिटी ऑफ गार्डन्स कहा जाता था, मगर इस धुंधली चादर के बीच हरियाली बमुश्किल ही नजर आती है। बीते 2 हफ्तों में हवा बेहद जहरीली हो गई है और कुछ लोगों के लिए इस हवा से बचना बहुत मुश्किल है। बाहर निकलना हमारी मजबूरी है क्योंकि हमारे बच्चे हैं। घर पर रहकर हम क्या करेंगे? हमें अपना घर चलाना है। हर कोई नौकरी पेशा नहीं है, हम मजदूर हैं। पेट भरने के लिए हमें कमाना ही पड़ेगा। सांस लेने में दिक्कत, आंखों में इन्फेक्शन, खांसी और अस्थमा जैसी शिकायतों के साथ इस अस्पताल में पहुंचने वाले मरीजों की संख्या में 25% का इजाफा हुआ है और अभी तो सर्दियों की शुरुआत ही हुई है। आने वाले 1 या 2 हफ्तों में हालात और खराब होंगे, जिनसे लाहौर ही नहीं पाकिस्तान के दूसरे बड़े शहर भी प्रभावित होंगे, क्योंकि धुंध के साथ शीतलहर से खतरनाक हालात पैदा होते हैं। मुझे लगता है कि इससे सांस से जुड़ी बीमारियों में भी बढ़ोतरी होगी। लाहौर के बाजारों की रौनक कुछ कम हुई है क्योंकि कुछ के सामने घर के अंदर रहने के अलावा दूसरा कोई विकल्प नहीं है। इरम के 3 बच्चे हैं जिनमें 2 स्पेशल चाइल्ड हैं। खांसी ठीक नहीं हो रही। हमारे घर में सबको खांसी हो गई है। ये 2 बच्चे घर के बाकी सदस्यों की तुलना में ज्यादा प्रभावित हैं। स्पेशल नीड वाले बच्चों की इम्यूनिटी कमजोर होती है। Very good. 3 to 1. स्कूल बंद है और पार्क भी। It is very difficult to survive. इस माहौल में जीना वाकई मुश्किल है और हम सोच रहे हैं कि अब कहीं और शिफ्ट होने का वक्त आ गया है क्योंकि हर रोज हम पर इसका असर पड़ता है। Affected by it. पाकिस्तान में अमूमन हर साल स्मॉग का असर देखने को मिलता है। सरकार का कहना है कि वो इसे काबू करने की कोशिश कर रही थी, मगर अंदाजा नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। एयर क्वालिटी इंडेक्स, हवा की क्वालिटी हमारे काबू से बाहर है और मुझे ये मानना होगा कि ये हमारे लिए सरप्राइज की तरह है। हम वायु प्रदूषण के इतने गंभीर स्तर के लिए तैयार नहीं थे। पूरी सरकार स्मॉग को हटाने की कोशिश में जुटी है, लेकिन ये एक लंबी प्रक्रिया है। मगर अंदाजा नहीं था कि हालात इतने बिगड़ जाएंगे। बदलाव के लिए जरूरी है राजनीतिक इच्छा शक्ति और पैसा। अगर प्रदूषण को काबू करने की सारी कोशिशें नाकाम रहीं, तो लाहौर में रहने वाले लाखों लोग इन जहरीली हवाओं में कैद रहने को मजबूर हो सकते हैं। बात भारत के पड़ोसी देश बांग्लादेश की, जहां पर अंतरिम सरकार को कामकाज संभाले 100 दिन पूरे हो गए हैं।
शेख हसीना के सत्ता से हटने के बाद नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बने अंतरिम सरकार बनी थी और वादे थे कि वो देश की हालात में सुधार करेंगे, खासकर आर्थिक मोर्चे पर उभर रही दिक्कतों को खत्म करेंगे। लेकिन नई सरकार के बनने के बाद आम लोगों का जीवन कितना बदला है, ये जानना चाहा पिछले दिनों बांग्लादेश पहुंचे BBC संवाददाता जुगल पुरोहित ने। हम इस समय ढाका में हैं और यहाँ पर एक कहावत है कि अगर चावल के दाम बढ़ जाए तो समझो सरकार खतरे में है। यहाँ की अंतरिम सरकार को अब तकरीबन 3 महीने हो चुके हैं और लगातार रिपोर्टिंग हो रही है कि किस तरह कीमतें बढ़ गई हैं। तो चलते हैं मार्केट में और लोगों से पूछते हैं कि उनका हाल क्या है। सब कुछ दाम बढ़ से चाल बांग्लादेश में दाल, चावल और तेल हर चीज के दाम बढ़ गए हैं। इसलिए हम यहाँ लाइन में लगकर सरकार की तरफ से मिलने वाला सस्ता राशन खरीद रहे हैं ताकि हमारे कुछ पैसे बच सकें। बाजार से सब सस्ता मिलता है यहाँ। 2 लीटर तेल, 2 किलो दाल और 5 किलो चावल 460 टका में मिलता है यहाँ। पहले चावल 40 टका किलो था, अब 60 टका किलो है। पहले चीनी 80 टका किलो आती थी और अब 130 टका है। पुलाव का चावल पहले 90 टका का था, अब 150 टका का हो गया है। हमारे देश के हालात अच्छे नहीं हैं और हम अपने देश को अच्छा देखना चाहते हैं। सभी चीज के दाम बहुत बढ़ गए हैं। सामान्य जनता के लिए ये दरें सामान्य हो जानी चाहिए। लोगों के पास पैसे नहीं हैं, तभी वो बाजार में नहीं आ रहे हैं। छात्रों के विरोध के बाद सब चीजों के दाम बढ़ गए हैं, खासकर चावल के। हम आम लोग हैं, हमें सरकार की नीति के बारे में कुछ नहीं पता, लेकिन हम पहले की तरह सामान्य दरें वापस चाहते हैं। बांग्लादेश में महंगाई बहुत बड़ा मुद्दा है। सरकार बदलने के बाद से महंगाई दिन ब दिन बढ़ती जा रही है, इसलिए सारी चीजें महंगी हो गई हैं, लेकिन हमारी आमदनी नहीं बढ़ी। সেই অর্থনৈতিক চ্যালেঞ্জটা আমরা মোকাবেলা করতেছি। এখানে মূল প্রবলেমটা আসলে ল এন্ড অর্ডার এন্ড ইটস এডমিনিস্ট্রেশন। बांग्लादेश में सबसे बड़ा मुद्दा है कानून व्यवस्था और प्रशासन की कार्यप्रणाली। इसकी वजह से हमें कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। यहाँ ऐसी ताकतें सक्रिय हैं जो बाजार को ख़राब कर रही हैं। हम जानते हैं कि बढ़ती कीमतों के कारण लोगों के पास खर्च करने के लिए पैसे नहीं बच रहे हैं। इसके पीछे आवामी लीग के शासन के दौरान बने कुछ सिंडिकेट हैं। हम इसका समाधान ढूंढने की कोशिश कर रहे हैं। हम रियायती दरों पर खाना और राशन भी दे रहे हैं और हमें उम्मीद है कि सर्दियों के महीनों में चीज़ों की कीमतें फिर से कम हो जाएंगी। খুব দ্রুতই আমরা আশা করতেছি যে শীতকালটা আসলে দ্রব্যমূল্যের দামগুলো আবার একটু নিয়ন্ত্রণে আসবে। आपको याद होगा बांग्लादेश में कुछ महीने पहले छात्रों के जबरदस्त प्रदर्शन हुए थे, जिसके बाद 5 अगस्त को शेख हसीना को प्रधानमंत्री पद और देश दोनों छोड़ने पड़े थे। इसके 3 दिन बाद 8 अगस्त को नोबेल प्राइज विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार ने शपथ ली। बांग्लादेश में 1 महीने के अंदर कैसे हालात बदल गए थे और क्यों शेख हसीना को कुर्सी छोड़नी पड़ी थी, वो भी जान लेते हैं। इस साल जुलाई महीने में छात्रों के प्रदर्शन की शुरुआत हुई। उनकी मांग थी सरकारी नौकरियों से आरक्षण को हटाना, खासकर बांग्लादेश की आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेने वालों के परिवार के सदस्यों को मिलने वाला आरक्षण। मगर नेताओं और प्रधानमंत्री के बयानों से गुस्सा बढ़ता गया। प्रदर्शन ने और बड़ा रूप ले लिया। राजधानी ढाका समेत देश के दूसरे शहरों में भी प्रदर्शन हुए और फिर प्रदर्शनों पर पुलिस की सख्ती के दौरान बड़ी संख्या में छात्रों की मौत हुई। पुलिस पर आंदोलन को बेरहमी से कुचलने के आरोप लगे। अगस्त के पहले हफ्ते में तो हालात इतने ख़राब हुए कि देश की राजधानी ढाका में हज़ारों लोग प्रधानमंत्री आवास की ओर बढ़ने लगे। इस हालात में शेख हसीना को देश छोड़ना पड़ा और तब से वो भारत में रह रही हैं। छात्रों की मांग थी, उन्हें सैन्य शासन मंजूर नहीं होगा। ऐसे में अर्थशास्त्री और उद्यमी मोहम्मद यूनुस का नाम सुझाया गया। वो देश में आए, 8 अगस्त को अंतरिम सरकार का गठन किया और उनकी सरकार में उन छात्र नेताओं को भी जगह मिली जिनकी अगुवाई में हुए प्रदर्शनों के कारण शेख हसीना और उनकी पार्टी आवामी लीग को 15 साल बाद सत्ता से हटना पड़ा था। और इस पर बातचीत के लिए हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद हैं जुगल पुरोहित, जो अभी बांग्लादेश से लौटे हैं। जुगल, 100 डेज ऑफ गवर्नमेंट हो गया है, आप वहाँ कई बार गए रिपोर्टिंग के लिए, वहाँ के हालात देखे। जो वादे करके अंतरिम सरकार बनी थी, क्या वो ज़मीन पर दिख रहे हैं? देखिए, अंतरिम सरकार का जो वादा था वो ये था कि वहाँ की जो कार्यप्रणाली है उसको सुधारना
उसमें रिफॉर्म लाना। तो उस मुद्दे पर अंतरिम सरकार ये कर रही है कि उसने रिफॉर्म कमीशंस बनाए हैं अलग अलग जुडिशरी, इलेक्शन, मीडिया वगैरह पर। वो 3 महीने तकरीबन दिसंबर के अंत तक अपने रिपोर्ट सबमिट करेंगे, उसके बाद उन रिपोर्ट्स पे एक्शन लिया जाएगा। तो उस मामले में ये काम हो रहा है, लेकिन हमने देखा ही है कि वहाँ के लोग संतुष्ट नहीं हैं क्योंकि कीमतें बहुत ज़्यादा बढ़ गई हैं, लोग परेशान हैं उससे। बिल्कुल, इस रिपोर्ट में हमने देखा कि जिस तरह की एक नाराज़गी बढ़ी थी शेख हसीना के खिलाफ, यहाँ भी थोड़ी थोड़ी नाराज़गी दिखने लगी है। महंगाई, खासतौर से जब खाने पीने की चीज़ें इतनी महंगी हो जाए, ज़िंदगी जीना महंगा हो जाए, कितनी बड़ी चुनौती ये अंतरिम सरकार के लिए? नहीं, बहुत बड़ी चुनौती है क्योंकि बात सिर्फ कीमतों की नहीं है। बांग्लादेश के अलग अलग इलाकों में जहां हम गए तो लोग असंतुष्ट दिखे लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति से, लोग असंतुष्ट दिखे ट्रैफिक की स्थिति से। तो कई ऐसे इलाके हैं जहां पर लोग नाराज़ हैं। कुछ लोग ये भी कहते हैं दबे दबी आवाज़ में कि शायद पहले का ही शासन ठीक था, अब क्योंकि इनसे संभल नहीं रहा है, कब तक ठीक होगा। तो लोगों के मन में कई सवाल हैं इस समय। ऐसे में एक और सवाल है जो कि ये अंतरिम सरकार तो हमेशा नहीं चलेगी, वहाँ चुनाव कराने जाने चाहिए। क्या वहाँ कोई सुगबुगाहट चुनावों की तैयारी की लगी? और अगर चुनाव होंगे तो जो शेख हसीना की पार्टी होगी वो इसमें उसकी भूमिका क्या होगी, या फिर एक तरह से एक तरफा चुनाव होंगे जिसका आरोप शेख हसीना सरकार पर भी लगा था? जहाँ तक चुनाव की बात है तो मैंने कहा कि रिफॉर्म्स के अलग अलग कमीशन बनाए गए हैं जो इसका अध्ययन कर रहे हैं कि हर एक सेक्टर में क्या सुधार लाने चाहिए। तो अभी फ़िलहाल अंतरिम सरकार का रुख ये है कि एक बार ये रिपोर्ट आ जाए, फिर हम इलेक्शन कमीशन को एक तरह से फिर से गठित करेंगे, इलेक्टोरल रोल्स वगैरह बनेंगे। तो फ़िलहाल सरकार ये कहने के लिए तैयार नहीं है कि चुनाव कब होंगे। वो कह रही है कि जल्द से जल्द कराने की कोशिश है। अब आपका दूसरा सवाल कि अवामी लीग का क्या, तो इस समय की जो स्थिति है उसमें ये है कि अवामी लीग के जो ज़्यादातर लीडर्स हैं वे या तो बांग्लादेश छोड़कर चले गए हैं या फिर बांग्लादेश में अंडरग्राउंड हो गए हैं। तो चुनाव कब होंगे इस पर निर्भर करेगा कि अवामी लीग क्या कोई रोल प्ले कर पाएगी या नहीं। लेकिन फिलहाल ऐसा लग रहा है कि BNP जो एक पार्टी है वो है, उसके अलावा भी और कुछ दल हैं जैसे जमात इस्लामी जो एक गुट है, उसको इलीगल कहा गया था, अब प्रयास हो रहे हैं कि शायद वो पॉलिटिक्स में भी आ जाए। तो इलेक्शन की समीकरण का क्या होगा वो उसी समय पता चलेगा जब वो एक्चुअली होंगे। बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया जुगल हमसे बातचीत करने के लिए। और अब बात मधुमक्खियों की। आपने मधुमक्खियों के छत्ते देखे होंगे जो उनके घर भी होते हैं, लेकिन क्या आपने ये सुना है कि मधुमक्खियों के लिए कहीं होटल भी बना है? ये होटल उन मधुमक्खियों के लिए होते हैं जो छत्तों में नहीं रहती हैं। सर्बिया की राजधानी बेलग्रेड में मधुमक्खियों के लिए कुछ लोग खास तरह के होटल बना रहे हैं। ऐसा क्यों, जानने के लिए देखिए BBC की ये रिपोर्ट। पृथ्वी पर जीवन को बनाए रखने में मधुमक्खियों का बहुत बड़ा योगदान है। मधुमक्खियों के बिना इंसान भी जिंदा नहीं रह सकते। हम जो खाना खाते हैं उसका 1/3 हिस्सा मधुमक्खियों की वजह से ही तैयार हो पाता है। सबसे बड़ा फायदा ये है कि मधुमक्खियाँ पॉलिनेशन में मदद करती हैं, जिससे पेड़ पौधों में फल और बीज तैयार हो पाते हैं। पॉलिनेशन की प्रक्रिया में मदद करने वाले इन जीवों की वजह से ही हमारी धरती ऐसी है, क्योंकि वो पेड़ पौधों की तादाद बढ़ाने में मदद करते हैं। पॉलन या परागण फूलों में पाउडर जैसा पदार्थ होता है जो मधुमक्खियों पर चिपक जाता है और वो इसे दूसरे फूलों तक ले जाकर पॉलिनेशन की प्रक्रिया पूरी करती हैं। मगर मधुमक्खियों की संख्या तेजी से कम हो रही है। जैसे जैसे इंसान और ज्यादा इमारतें खड़ी कर रहा है, मधुमक्खियों के घर उजड़ते जा रहे हैं। इस बीच सर्बिया में मधुमक्खियों के लिए होटल खोले जा रहे हैं। मधुमक्खियों को इस बात से बिल्कुल फर्क नहीं पड़ता कि होटल कैसा दिखता है, ये सुंदर है या नहीं। उनके लिए जो मायने रखता है वो है जगह और सामान, जिससे वो अपना घर बना सके। ये होटल मधुमक्खियों की उन प्रजातियों के लिए है जो छत्तों में नहीं रहती। वो फूलों का अर्क निकालती हैं और पॉलिनेशन भी करती हैं। ये मधुमक्खियाँ काटती नहीं हैं। ऐसे में उनके लिए बगीचे में कहीं भी जगह बनाई जा सकती है। मीरजाना ने बेलग्रेड में अपने एक अपार्टमेंट की बालकनी में ऐसा ही एक होटल बनाया है। आप खुद भी इस तरह का होटल बना सकते हैं, लेकिन इसे मैंने खरीदा है। थोड़े दिनों बाद मैंने देखा कि मधुमक्खियां यहाँ आना शुरू हो गईं। उन्होंने अंडे दिए हैं, तो अगले साल मार्च या अप्रैल के आसपास हम यहाँ बेबी मधुमक्खियां देख सकते हैं। तो ऐसा होटल जहाँ मधुमक्खियां आकर कुछ दिन रह सकती हैं और फिर जा सकती हैं। और बात चीन की, जहाँ एक पांडा दिखी मार्शल आर्ट करती हुई।
चीन के शांसी प्रांत में 3 साल की इस जायंट पांडा का नाम है डांग शेंग, जो पेड़ पर चढ़कर कुछ इस अंदाज में मार्शल आर्ट के करतब दिखाती है। तो क्या आपने कभी देखा है पांडा को इस तरह से मार्शल आर्ट करते हुए? और कार्यक्रम से जुड़े किसी भी टॉपिक पर आप मुझे सीधे लिख सकते हैं। एक्स पर मेरा हैंडल है @bbc सारिका।